नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह का हमला, ममता सरकार में बंगाल का विकास थमा। 2026 के बाद भाजपा करेगी बंग, गौरव और संस्कृति को पुनर्जीवित। केशव प्रसाद मौर्य का हमला, अखिलेश यादव की बौखलाहट। यूपी में सपा का 2027 में सुपड़ा साफ होगा। संजय राउत ने शिंदे गुट, नकली शिवसेना कहा। बीजेपी के सामने हाथ फैलाना असली शिवसेना के खिलाफ। बिहार के लोक सेवा आयोग ने एडीओ भर्ती परीक्षा स्थगित की। कुल 9.5 लाख उम्मीदवार ने आवेदन कर रचा रिकॉर्ड। सूरत में आपके नेता श्रवण जोशी और साथी गिरफ्तार। सस्ते अनाज दुकानों से करते थे हफ्ताखोरी, लगा आरोप। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में विकास थम गया है। मोदी जी द्वारा शुरू की गई सभी फायदेमंद योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट को शिकार हो गई है। पिछले 14 सालों से डर और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की पहचान बन गया है। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी तो हम बंग गौरव और बंग संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। यही बंग भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, जो यहाँ के एक बड़े नेता थे। भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। मित्रों, आज जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये लूटने वाले लोग जैसा आचरण रख रहे थे वैसा दूसरों के बारे में ही समझते हैं। हमारी सरकार गरीब कल्याण, गांव और शहर के विकास के लिए है। हमारी सरकार बिना भेदभाव के सबका विकास करने के पक्षधर है और उसी प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। यह अखिलेश यादव की बौखलाहट है कि वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वहीं 2027 में सपा का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। उनका अहंकार चकनाचूर कर देगी। देखिए, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है, एक ही मंत्र पूरे देश के हर नागरिक के कान तक पहुंचा हुआ है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा।
और जिसने भी देश को लूट करके खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में लगा दूंगा। ये लूटने वाले लोग जैसा आचरण रखे थे वैसा दूसरे के बारे में समझते हैं। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए है, हमारी सरकार गांव और शहर दोनों के विकास के लिए है, हमारी सरकार अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच में बिना भेदभाव किए सबका साथ सबका विकास करने की पक्षधर है और उसी प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बात करते हैं बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने राजद के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि राजद के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है, वहीं पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है। शकील अहमद खान ने कहा जिस काम में फायदा न हो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। उसके बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई और कांग्रेस राजद गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों बातें साथ चलेंगी। वहां जो बिहार के तमाम लीडरशिप वहां गई और शुरू से ये बात कहती आ रही है अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपने लीडरशिप को, कि बिहार में जिस काम में लाभ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस रहा, जैसा निभा, अच्छा निभा, खराब निभा, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब हमको उसका लाभ नहीं है। अच्छा, वो लोग भी कह रहे हैं, जब अलायंस की बात आती है तो वो लोगों का भी जो ट्रीटमेंट होता है हम लोगों के साथ कि इनकी वजह से हार गए, अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गए। तो ये तो कहना गलत बात है ना। मिल के साथ लड़े हैं तो मिलकर के ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बहरहाल जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता हैं, जितने लोग चुनाव हमारे लड़े हैं, सब लोगों ने ये कहा कि हम लोगों का वोट का जो परसेंटेज है और समाज के और वर्ग का वोट हमको राजद के साथ रहने में नहीं मिल पाता है। ये उनकी समझ है, तो ये लीडरशिप को कही गई है बातें। बात करते हैं शकील अहमद खान का ये बयान सामने आया और उसके बाद से सियासत में हलचल तेज हो गई है। बयान के बाद आरजेडी का कहना उसके संग गठबंधन में घाटे का सौदा हुआ है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसके राजीव जुड़ गए। जी राजीव जी, ये बयान सामने आ रहा है शकील अहमद खान का कि गठबंधन घाटे का सौदा, क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि हिंदी फिल्म का एक गाना है कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। दरअसल में कांग्रेस लंबे समय से, मुझे याद है कि जनवरी में जब राहुल गांधी पहली बार यहाँ पटना आए थे, उस वक्त आश्रम गए थे और वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार एक सुर से राहुल गांधी से यही मांग कर रहे थे कि बिहार में आरजेडी से अलग होकर के संगठन को अपने बलबूते खड़ा होना चाहिए और राहुल गांधी ने उनको एश्योर भी किया था। इसके बाद जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए थे और उन्होंने विधिवत एसआईआर के मुद्दे को लेकर के रोड मार्च किया था, रोहतास से पूरे बिहार का भ्रमण किए थे, उस दौरान भी कार्यकर्ता और नेता उनसे यही कह रहे थे कि भाई आरजेडी से अलग हो जाइए। उसके बाद ही कांग्रेस जो है वो अपने बलबूते बिहार में अच्छे तरीके से न सिर्फ चुनाव लड़ सकती है बल्कि कांग्रेस का जो खोया हुआ जनाधार है वो वापस लौट सकता है। और एक बार देखिए, इस बार जब बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें 17 विधायक जीत करके आए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो कांग्रेस एक बार फिर से इसी मुद्दे को उठा रही है कि आरजेडी का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं से अब कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही आवश्यक हो गया है। और देखिए, शकील अहमद खान जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता है, कदवा से विधायक रहे हैं 2 टर्म में, एनएसयूआई से लगातार जुड़े रहे हैं, राहुल गांधी के करीबी लोगों में से इनका नाम जो है वो शुमार होता है। तो शकील अहमद की तरफ से अगर ये बयान दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि अब कांग्रेस आला कमान जो है उसको कहीं ना कहीं से इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा है कि भाई बिहार में अब महागठबंधन से अलग होने में ही कांग्रेस की भलाई है। वहीं दूसरी तरफ आप आरजेडी की भी बात कर ले तो आरजेडी में तेजस्वी यादव ने कभी भी कांग्रेस को भाव नहीं दिया, लालू प्रसाद यादव ने कभी भी कांग्रेस को भाव नहीं दिया, बल्कि लगातार आरजेडी यह कहती रही है कि भाई बिहार में जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ है तब तक आरजेडी जो है वो उसका भाग्य जो है वो उदय नहीं हो सकता है। आप भी सुन रही होंगे कि किस तरीके से शकील अहमद ने विधिवत ये कहा कि भाई कांग्रेस भी ये कह रही है कि जब तक आप आरजेडी से हम अलग नहीं होंगे, आरजेडी भी कह रही है जब तक हम कांग्रेस से अलग नहीं होंगे तब तक हम भी बिहार में जो है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आपकी क्लैश दोनों तरफ से शुरू हो गया है, आरजेडी की तरफ से भी शुरू हो गया है, कांग्रेस की तरफ से भी शुरू हो गया है।
हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के आरजेडी कई नेताओं से बात करने की कोशिश अभी फिलहाल की गई है, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का ये पुराना राग है, और लेकिन आलाकमान जो है कुछ मानने को तैयार नहीं होगा। भले ही शकील अहमद ये बातें कह ले, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस निश्चित तौर पर यह कोशिश जरूर करेगी कि बिहार में, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बिहार में कांग्रेस का लंबे समय तक कांग्रेस जो है वो शासन में रही है, तो कांग्रेस फिर से चाहती है कि उस शासन में वो फिर से वापस हो सके, और यही वजह है कि शकील अहमद ने इस तरीके का बयान दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान इस पूरे मामले को लेकर के बैठक करे और बिहार में कांग्रेस एक बार फिर से अपने बलबूते खड़े होने की कोशिश करे, ताकि जो कांग्रेस मृतप्राय हो चुकी है उसमें एक संजीवनी जो है वो दी जा सके। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से खड़ा होने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन शकील अहमद के जो ये बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो सीट बंटवारे का पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सीमित बन गई है, सीमित उनका हो गया है क्षेत्र कि वो उसी में काम करे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस जो है वो, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस आजादी के बाद से बिहार में लगातार शासन कर रही थी और लगभग 55 साल बिहार में कांग्रेस ने शासन किया। अब देखिए क्या कांग्रेस की दुर्गति हो गई है कि 2020 में जो कांग्रेस बिहार में 17 विधायक लेकर के आई थी, 17 विधायक कांग्रेस के जीते थे, तो इस बार मात्र 6 सीटों पर सिमट के रह गई। सीट के बंटवारे की बातचीत हुई थी, तो आपको याद होगा कि आज से लगभग 2 महीने पहले किस तरीके से आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गेम किया था कि नहीं भाई हम 40 सीट से ज्यादा आपको नहीं देंगे, और अंतर जाकर के 55-56 सीट जो है वो कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस लगातार कमजोर होती नहीं गई है, बल्कि कांग्रेस को आरजेडी भी लगातार कमजोर करने की कोशिश करती रही है, और आरजेडी जब तक आरजेडी तब मजबूत हुई जब कांग्रेस कमजोर हुई। देखिए, बिहार में बीजेपी अभी भी बहुत मजबूत नहीं हुई है, लेकिन चूंकि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है तो ऑब्वियसली लोगों के पास अब किसको वोट करे, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, लोग जाके बीजेपी को वोट कर देते हैं। तो कांग्रेस ये चाह रही है कि हम अपनी खोई हुई जमीन को फिर से तलाशें, और यही वजह है कि कांग्रेस अपनी खोई जमीन को तभी तलाश पाएगी जब वो आरजेडी का साथ छोड़ेगी, क्योंकि बिहार में आरजेडी की छवि जो है वो बिहार के आम लोगों के जनमानस में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जिन्होंने 1990 से लेकर के 2005 के दौर को देखा है, उनके नजर में आज भी आरजेडी की का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा नहीं है आरजेडी को लेकर के। यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि वो आरजेडी से अलग हट करके बिहार में राजनीति करे, क्योंकि इसी साल दिसंबर में, यानी 26 के दिसंबर में जो है पंचायत चुनाव होना है, और आपको पता है कि बिहार में भी यह पंचायत चुनाव जो वो राजनीतिक दल के आधार पर लड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस चाह रही है कि उसके पास 1 साल का समय बचेगा, और 1 साल में कांग्रेस अपने संगठन को इतना मजबूत कर लेगी कि सीधे तौर पर वो खुद को जनता से कनेक्ट कर पाएगी, और जब तक कोई भी राजनीतिक दल जनता से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाती है तब तक जनता उसको सिरमौर नहीं बनाती है, जनता उसको तब तक सत्ता नहीं देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, धन्यवाद चर्चा करने के लिए। ये जो मुद्दा अभी सामने आ रहा है कि बयान सामने आ रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं सीट बंटवारे में सीमित बन गई है, ये चर्चाएं जो अभी तौर पकड़ रही है आरजेडी और कांग्रेस को लेकर, ये खबर अभी सामने आ रही है जहां पर ये बदलाव हुआ है कि वो गठबंधन का, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने गठबंधन को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। शकील अहमद खान ने बयान दिया, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस सीमित लग रही है सीट बंटवारे में, तो अब क्या आगे होगा वो देखा जाएगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना पर तीखा हमला बोल दिया है। सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर राउत ने कहा कि शिवसेना हमेशा बड़ा भाई रही, लेकिन यह पहली बार है जब अमित शाह की शिवसेना सीटों को लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। संजय राउत ने शिंदे गुट को नकली शिवसेना करार देते हुए कहा, शिवसेना बीजेपी के सामने घुटनों पर बैठे, वह असली शिवसेना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, शिवसेना के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सीटों के लिए हाथ फैलाना पड़ा हो। राउत ने कहा, जब जब बीजेपी ने दबाव की राजनीति की तब तब शिवसेना ने उसका साथ छोड़ा और अकेले ही चुनाव लड़ा। लेकिन उन्होंने इस महाराष्ट्र के स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि शिवसेना ने कभी मुंबई महाराष्ट्र में घुटने नहीं टेके हैं। अभी तक ऐसा होता था मुंबई और महाराष्ट्र में कि शिवसेना हमेशा बड़ा भाई रहा और शिवसेना बीजेपी को सीटें देती थी मुंबई में, लेकिन ये पहली बार हुआ है। अमित शाह की जो शिवसेना है, मैं अमित शाह जी की शिवसेना मानता हूं, उनको बीजेपी से सामने गिड़गिड़ा कर सीटें मांगनी पड़ रही है।
ये शिवसेना नहीं है, उसे हम शिवसेना नहीं मानते। जो बीजेपी के सामने घुटने पर है कि हमें कुछ सीटें दीजिए, ऐसा शिवसेना के इतिहास में कभी हुआ नहीं। ये इसलिए हुआ है, बीजेपी के साथ जो शिवसेना है वो नकली है, वो अमित शाह की शिवसेना है, इसलिए हो रहा है। जब जब भारतीय जनता पक्ष ने कोई ऐसी भूमिका ली है संघर्ष की, तो हमने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि हम शिवसेना है। हम अकेले चुनाव में सामने गए, चाहे बीएमसी हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, हमने अकेले चुनाव लड़ा है, लेकिन बीजेपी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। ये स्वाभिमान की बात है महाराष्ट्र। शिवसेना जिस प्रकार से दावा करेल की सभा होऊ शकतात, मुंबईमधल्या 6 लोकसभा क्षेत्रामध्ये संयुक्त सभा होतील दोघांच्याही संयुक्त सभा, 6 सभा हो. याशिवाय ठाण्यात होतील, कल्याण डोंबिवलीत होतील, त्या संदर्भात नियोजन सुरू आहे. धन्यवाद. क्या जरूरत है मुंबई में मोदी जी को आने की? क्या यहाँ की बीजेपी, यहाँ के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है प्रचार के लिए? योगी आदित्यनाथ क्यों आ रहे? क्या संबंध है? और भी राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे। यहाँ आप माहौल खराब करना चाहते हैं। आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। यहाँ नारा चलेगा तो जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, ये नारा मुंबई में चलेगा। समझा? ये योगी आदित्यनाथ वगैरह वगैरह लोगों को लाकर आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। आपके पास ताकत नहीं। आप हर प्रांत के मुख्यमंत्री को लाकर या मंत्रियों को लाकर यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हो। हम हमारे ताकत पर। सूरत में आम आदमी पार्टी के युवा विंग के महामंत्री श्रवण जोशी पर गंभीर आरोप लगे। सस्ते अनाज की दुकानों से हफ्ताखोरी के मामले में पुलिस ने श्रवण जोशी और उसके साथी संपत चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। मामला तब सामने आया जब व्यापारियों ने हिम्मत दिखाते हुए पैसे लेते समय उनका वीडियो बना लिया। श्रवण जोशी पर आरोप है कि वह आपका खेस पहनकर सस्ते अनाज की दुकानों पर जाता था और लाइसेंस रद्द कराने की धमकी देकर वीडियो बनाते थे। इसके बाद सेटलमेंट के नाम पर हर दुकान से 25,000 रुपए मासिक हफ्ता मांगा जाता और कुल 10 दुकानों से करीब 3.5 लाख रुपए की मांग की गई। व्यापारियों ने कोड़ादरा इलाके में संपत चौधरी को 1 लाख रुपए देते हुए उनका लाइव वीडियो बना लिया। एक अन्य वीडियो में संपत चौधरी यह कबूल करता नजर आ रहा है कि वह श्रवण जोशी के कहने पर ही हफ्ता वसूलता था। वहीं डीसीपी राजदीप सिंह रकम के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया के जरिए दुकानदारों को डराकर अवैध वसूली कर रहे थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दुकान खोल रहे थे तो दुकान पे अचानक वो लोग आए, वीडियो बनाया, हमको मेंटली हेवेस करवाया, धमकी दिया वो लोगों ने। वो 50,000 की दर महीने का हफ्ता मांगा। हमको बोला कि लाख रुपए कम से कम अभी के डेट में पहुंचाओ, नहीं तो आपको दुकान नहीं चलवाने देंगे। उस हिसाब से ये लोगों ने हम पे फोर्स किया। कितना पैसा मांग रहे थे आपके पास? अभी तो 1 लाख रुपए तो हमने पहले दिए थे, तो उसके बाद में वो 50,000 हर महीने लेके मांग की। ये लोग क्यों मांग रहे हैं पैसा? पैसा बोल रहे, हमको धमका रहे, ग्राहकों को डरा रहे। हमको बोलते ग्राहकों को बोले कि ये करो वो करो, तुम लोग कम देते हो, ऐसा वैसा करके हमको बहुत डराया वो लोग। कौन है पैसे मांग रहे थे? किस तरह ब्लैकमेल कर रहे थे? ब्लैकमेल हफ्ते के जैसा मांग रहे थे। बोल रहे थे कि आप लोग पैसे दो, मंथली 50,000 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान नहीं चलवाने देंगे, बंद करवा देंगे। आगे कोई पहचान किस तरह देते थे? पहचान किस तरह देते थे? पहचान हम आम आदमी पार्टी से है, तुमको धंधा चलाना हो तो चलाओ, नहीं तो फिर हम दुकान पे ताला लगवा देंगे। हमको 50,000 रुपए हर महीने लेके चाहिए। दुकान में कब आए थे? किस तरह की बात हुई? हमारी दुकान पे अचानक बेचान चालू था, तो अचानक वो लोग आए और लाइव वगैरह वो लोगों ने चालू किया, डराया हम लोगों को, मेंटली हेवेस करवाया, बहुत ज्यादा ट्रेस में डाल दिया कि हम लोग साहब लोगों के पास गए। हमने बोला कि हम दुकान ही बंद कर देते, क्योंकि हम लोग तो कोई चोरी कर नहीं रहे। कौन आता था पैसे लेने के लिए? पैसे लेने के लिए श्रवण भाई का नाम करके संपत करके ऐसा कोई आया था बंदा। कितने रुपए की मांग की? कितने महीने के पैसे मांगे? महीने के 50,000 दीट मांग रहे थे। लिंबायत के श्रवण जोशी जो आम आदमी पार्टी का युवा महामंत्री है और वो उसका एक साथी है संपत चौधरी, ये दोनों साथ में जाके और दूसरे भी 2-3 लोग थे, वो सब जो सस्ता अनाज की जो शॉप है वहाँ पे जाते थे
और वहाँ उनका वीडियो बनाते थे और उनकी गलतियां भी निकालते थे कि तुम्हें या 2 किलो ज्यादा दिया, कम दिया, ये सब। फिर बाद में ये लोग अलग अलग वीडियो बना के फिर अपलोड करने लगे थे, तो इनसे ये जो पीडीएस वाले सब डर गए थे। तो बाद में ये संपत चौधरी उनका कांटेक्ट करता था और बोलता था कि अगर आपको ये वीडियो से और इनसे बचता है तो 25-25 हजार रुपया हर महीने देना पड़ेगा। और जब इन्होंने कांटेक्ट किया कि आप एक साथ बोल लो, तो 3-3.5 लाख रुपए बोले। और फिर बाद में मंगल पांडे हॉल के पास 1 लाख रुपए उसको दिए, जो नीलेश मोरे है उसके जो साथी बद्री पदार्थ है उसने दिए, और 200 के 5 बंडल इन्होंने रिसीव किए और ऐसे 1 लाख की खरीदी। इससे पहले भी 50,000 लिए थे, उसका भी वीडियो है, लेकिन अभी वो कंप्लेन हमारे पास नहीं आई है। अगर वो कंप्लेन आएगी तो वो भी हम दाखिल करेंगे। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई, जहां सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की भर्ती का परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को फिलहाल थोड़ा और धैर्य रखना पड़ेगा। आयोग ने अपरिहार्य कारणों को हवाला देते हुए इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली थी, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। परीक्षा टलने की सूचना के बाद उम्मीदवारों में नई तारीख को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में तहत होने वाली सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। यह परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी। आयोग ने नोटिस जारी कर बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। अब परीक्षा की नई तिथि घोषणा के बाद बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में कुल 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होने की संभावना। इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण यह भर्ती बीपीएससी के इतिहास में एक नया ही रिकॉर्ड भी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में 21 एकड़ के भूखंड पर बने नवनिर्मित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने पूरे परिसर, विभिन्न गैलरी और वैज्ञानिक प्रदर्शनों का विस्तार से अवलोकन किया और वहां मौजूद बच्चों से भी मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को साइंस सिटी के उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। इसमें विज्ञान आधारित 5 गैलरी, ऑडिटोरियम, 4D थिएटर और छात्रों एवं शिक्षकों के लिए डॉर्मेट्री जैसी प्रमुख सुविधाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, यह साइंस सिटी विज्ञान और नवाचार का आधुनिक केंद्र है, जो भी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करती है। युवा वर्ग में विज्ञान को लेकर जागरूकता बढ़ाने की मदद करेगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव, पटना प्रमंडल के आयुक्त, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के अकोला नगर निगम चुनाव के बीच अनोखी और चर्चा का विषय बनी घटना आई सामने, जहां जोन क्रमांक 5 के प्रभाग क्रमांक 15 में नामांकन करने पहुंचे लोकतांत्रिक जनाधिकार पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने जमानत राशि 5,000 रुपए छोटे नोटों और सिक्कों में जमा करी। यह हैरान कर दिया है। उन्होंने 5 और 10 रुपए के सिक्कों के अलावा 10, 20, 50 और 500 रुपए के नोटों में राशि जमा की है। चिल्लर की अधिक मात्रा में कारण चुनाव अधिकारी कार्यालय में राशि गिनने में काफी समय लगा। वहां हलचल और माहौल बन गया था, लेकिन लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने कहा कि यह राशि जनता ने पाई जोड़ कर दी है। यह उनका समर्थन को दर्शाती है। उन्होंने चुनाव जीतने पर जनता के काम और विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने का भरोसा दिलाया। साथ ही यह अनोखा नामांकन अकोला की चुनावी सियासत में जनता से जुड़ाव और जन समर्थन का प्रतीक बन गया है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अकोला नगर निगम में कुल 73 नगर सेवक सीटों के लिए यह चुनाव आयोजित किया जा रहा है। खबरों का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।